अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। 12th क्लास का अपना इकोलॉजी पोर्शन चल रहा था। इकोलॉजी पोर्शन में हमने कल एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट इकोसिस्टम, दैट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन डिस्कस कर चुके थे। तो वो चारों कौन कौन से थे? यश फटाफट बता दे। प्रायोरिटी वाइज सही है एकदम। टेम्परेचर, फिर वाटर है बेटा। सो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि एबायोटिक फैक्टर ये है वो है बेटा, कौन कौन से है एबायोटिक फैक्टर? एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये मैंने मेजर कंपोनेंट बताया है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये होते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट है और उसके अलावा सब कंपोनेंट होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते हैं सब कंपोनेंट, लेकिन क्योंकि सब कंपोनेंट के बिना भी सर्वाइवल हो सकता है, बट इन चारों के बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता है। फाइन। तो ये अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, कि एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक पॉपुलेशन इस जो एबायोटिक फैक्टर के रिलेटिव रिस्पॉन्स कैसे कर रही है, ज़्यादा करने से, कम करने से। वैसे चीज़ें मैंने बेसिक लेवल पे आपको बता दी, आप खुद इनके आंसर बता दोगे। तो जो चीज़ें मैंने कल के लेक्चर में बताई ना वो आज यहाँ काम आएगी। ठीक है, तो अपना टॉपिक है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। फैक्टर्स थे 4। ठीक है, अब इसमें एक एनसीईआरटी में ना ये बच्चा एक ये वाला ग्राफ आता है, और ये मैंने जो लास्ट नीट का एग्ज़ाम दिया था ना, जिस टाइम पे पीएमटी हुआ करता था, उस टाइम पे ये आया था और ये मैंने उल्टा लिख दिया था। मतलब कौन सी लाइन स्ट्रेट वाली कन्फॉर्मर्स होती है, कौन सी रेगुलेटर्स होती है, बहुत कुछ नहीं दे रखा था। तीनों लाइन बना रखी थी, ए बी और सी दे रखा था, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा था चारों ऑप्शंस में कि ए इसके लिए है, बी इसके लिए है, सी इसके लिए है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो पढ़ के गए ना ग्राफ में, तो वो तो नॉर्मल था, लेकिन वहाँ पे यही चीज़ बनाई गई थी, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन दे रखा था ना वो 1 2 3 ना करके 3 2 1 का था डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उस टाइम पे ये लगता था एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज़ है, रट लो बस। उल्टा करके आई थी मैं और गलत करके आई थी मैं। इसका मतलब इसको समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ जो आ गया है वो उसी फॉर्म में वहाँ आएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं 1 to 5 तक, और वहाँ पे कई बार ऑप्शंस में 5 to 1 आ जाता है। तो अपन को मेन जो कोर इंग्रेडिएंट है ना वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, कंसेप्ट समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि रटना है हमें। ठीक है, तो आता है अपना रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के लिए, अब ये रिस्पॉन्स मतलब समझते हो ना, रिस्पॉन्स मतलब एक तरह से जवाब देना, किसी चीज़ का रिप्लाई करना। वो रिप्लाई अब हम तो बोल के कर सकते हैं, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, लेकिन हर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। और अगर अर्थ की बात करें, अपन अपने लैंडस्केप की बात करें, तो लैंडस्केप में जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो हर तरीके से कैपेबल है अपनी बात रखने में, ये तो केवल 20% ही है। रिमेनिंग 80% तो यहाँ पे, रिमेनिंग 80% में से भी यहाँ पे 70% तो मरीन है, जो मरीन इकोसिस्टम से रिलेट करते हैं। उसके बाद प्लांट किंगडम है, और उसके बाद जो ये होता है ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेट्स, पोरीफेरंस, ये सब है। तो मतलब हम बात हमारे लेवल की करते हैं, लेकिन जब लैंडस्केप की बात आती है, जब बायोस्फीयर की बात आती है, तो हम अपने को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। सबका एक बेसिक पार्ट होता है, इवन हमारा पार्ट तो नेग्लिजिबल है 80% के कंपेयर में, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सबके लिए देखा जाता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पे 4 क्राइटेरिया होता है। पहला होता है रेगुलेट,
फर्स्ट इज रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो बाहरी एक्सटर्नली जितना भी चेंजेस हो, चाहे वो टेम्परेचर में हो, वाटर सॉलिनिटी में हो, सैलिनिटी में हो, या फिर लाइट में हो, या फिर सॉइल कंपोजिशन में हो, लेकिन वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं। सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं यश मतलब वर्ड आया था एक, हाँ आपको, मुझे पता है आपको आता है, सोच के बताओ। हाँ अडेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए बताया था आपको कि ना जब मैं टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दे रही थी ना, तो 2 वर्ड्स बताए थे मैंने, जिसमें से एक तो था यूरीथर्मल और दूसरा था स्टेनोथर्मल। और मैं अगर वाटर पे जाऊं तो मैं वाटर में मैंने सैलिनिटी से बताया था, है ना, सैलिनिटी के बेसिस पे 2 बताए थे मैंने। बताओ कौन सी बताई थी? नहीं, एग्जैक्टली, यूरी हेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन। मैंने बोला था यूरी मतलब एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम रेंज को बियर कर सके, स्टेनो मतलब शॉर्ट एंड नैरो रेंज को कर सके। तब अब दिमाग लगा के बताओ, जो मैंने एक्सप्लेनेशन अभी रेगुलेट की दी है, इसमें मैं किसको इंक्लूड करूं? इसमें मैंने बोला, एक वर्ड बोला आपको कि ये सेल्फ से रेगुलेट करने में सक्षम होते हैं। एग्जैक्टली, यूरी हेलाइन एज वेल एज यूरीथर्मल। यूरी हेलाइन तो होगा वाटर के लिए, और यूरीथर्मल होगा टेम्परेचर के बेसिस पे। लिख दूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? यूरी हेलाइन एंड यूरीथर्मल। यूरी हेलाइन होगा अपने सैलिनिटी बेसिस के तौर पे, और यूरीथर्मल होगा अपना टेम्परेचर बेसिस पे। हाँ, और रेगुलेट का मतलब ही आप समझ जाना कि ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा कोई भी इंडिविजुअल का पॉपुलेशन का ग्रुप जो बाहरी एक्सटर्नली जितना भी चेंजेस हो रहा है किसी भी कॉम्पोजिशन में, किसी भी कंपोनेंट में, अबायोटिक कंपोनेंट में, तो वो अंदर से सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी 37 डिग्री होती है टेम्परेचर। अब ऐसा थोड़ी है कि हम अगर नाथुला पास चले गए, सिक्किम चले गए, हिमालयास चले गए तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर नहीं। हाँ, हमें सर्दी ज़रूर लगेगी, सर्दी की वजह से हमें बुखार ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो एक्सटर्नली होती है चीज़ें। इंटरनली अब अपना पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन्स है, सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। वो टोटल मिला के 37 डिग्री ही रहने वाला है। ये चीज़ें एनिमल्स के साथ नहीं होती है। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ या तो होती है किस के साथ? मैमल्स एंड बर्ड्स का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? बर्ड्स जिस फाइलम में इंक्लूडेड होता है उसको क्या बोलते हैं? एवीज। ठीक है। एंड फादर ऑफ एवीज ग्रुप डॉक्टर सलीम खान। हमारे टाइम ये क्वेश्चन आता था, डॉक्टर सलीम खान फादर ऑफ एवीज। फाइन, चलो अब अपनी बात होती है कि एक पढ़ लिया हमने, रेगुलेट पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। अब रेगुलेट के बाद में बात आती है कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स। अब मैं साथ के साथ ग्राफ भी ड्रॉ कर देती हूँ। ग्राफ ड्रॉ करने से आपको समझ में आने, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, मैं ग्राफ में करती हूँ, एक्स एक्सिस पे लेती हूँ, वाई एक्सिस पे लेती हूँ, सेम चीज़। एक्स एक्सिस पे इस पे लेती हूँ मैं एक्सटर्नल लेवल, मतलब एक्सटर्नल जो चेंज कर रही हूँ वो, और इधर लेती हूँ मैं इंटरनल, या फिर चेंज भी कर सकते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इधर शायद लेती हूँ, इधर लेती हूँ इंटरनल। वेट, जो ले रखा है वही लूँगी, उल्टा पड़ जाएगा नहीं। हाँ, इंटरनल लेवल भी बोल सकते हैं, इंटरनल लेवल भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, या फिर इंटरनल चेंजेस भी बोल सकते हैं। वाइट नहीं है बच्चा, ग्रीन वाले में नहीं है कुछ। फिर ये बोलते हैं ना दिखती नहीं है, दिक्कत ये है, वरना मुझे मल्टी कलर्स तो ज़्यादा पसंद है। चलो कोई बात नहीं, चलो इंटरनल लेवल, और इधर अपना आ जाएगा एक्सटर्नल लेवल।
मैंने रेगुलेट्स के लिए एक चीज़ बताई कि एक्सटर्नली आप कितना भी चेंजेस करो, बढ़ाओ घटाओ कम करो कांस्टेंट करो, इंटरनली कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो आप बता सकते हो कि रेगुलेट्स के लिए क्या लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? ऐसी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि जिसमें इंटरनली लेवल कांस्टेंट रहे, एक्सटर्नली बढ़ जाए। कर दूँ ऐसा? तो ये कैसे होगी? ये ऐसी हो जाएगी तो तुम लोगों को दिक्कत है? एक्सटर्नली बढ़ती जा रही है, इंटरनली एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। दीज आर टाइप ऑफ रेगुलेट्स। फाइन। अब दूसरा ग्राफ अपना, दूसरा ग्राफ होता है कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल लेवल पे अपन जितनी भी चेंजेस करेंगे तो उसके हिसाब से अपने आप को वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने दो टर्म्स बताई थी आपको, स्टेनोहेलाइन एंड स्टेनोथर्मल। बताई थी कि नहीं? बताई थी ना, स्टेनोहेलाइन और स्टेनोथर्मल। क्या थे वो यही थे कि वो एक लिमिट तक आप करो, नैरो रेंज तक करो, जितने टाइम तक हम बियर कर सकते हैं। हम बियर नहीं कर पाए, इट मीन्स कि हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारा इंटरनली करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताना यश, 99% प्लांट्स को मैं रेगुलेट्स में लूँ या कन्फर्मर्स में लूँ? कन्फर्मर्स में लूँ पक्का, क्योंकि हमने प्लांट्स को स्टेनोथर्मल में लिया था। पक्का? स्टेनोहेलाइन और स्टेनोथर्मल। ठीक है, ये दीज आर स्पीशीज या फिर दीज आर फिनोमिनन दैट कैन नॉट बियर एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, अब इसका मैं अगर ग्राफ में मेंशन करना चाहूँ तो मैं कैसे मेंशन करूँगी इसको, कन्फॉर्मर्स को? ऊपर देखो यश, कन्फॉर्मर्स को मैं कैसे ग्राफ में मेंशन करूँगी? कन्फर्म मतलब हिंदी में, आप तो लैंग्वेज में बता दो, ड्रॉ में कर दूंगी। एग्जैक्टली, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपने आप से ऑटोमेटिकली इंटरनल बढ़ना ही चाहिए, तो वो होता है कन्फॉर्मर्स। इतना बढ़ा, मैंने अगर इसको इतना बढ़ाया तो ये भी इतना बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है अपना कन्फॉर्मर्स। चलो, अब एक बात बताना कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जहाँ पे यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जहाँ पे यूज़ होती है वो वाला सिस्टम कौन सा होगा? रेगुलेट्स वाला होगा या कन्फर्मर्स वाला होगा? सोच के बताना, जल्दी मत बताना। जहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। देखो, एक्सटर्नल चेंजेस दोनों में हैं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के लिए वो लोग फेवरेबल कंडीशंस हो गई है या फिर उनके लिए अनफेवरेबल। एक्सटर्नल कंडीशंस दोनों के लिए है। जैसे अगर मैं जाती हूँ हिमालयास जाती हूँ तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, वेजिटेशन है, वो है एक गार्डन में, और एक गार्डन में मैं बैठी हूँ मेरे ग्रुप के साथ में। ठीक है, माइनस 10 डिग्री माइनस 12 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर है। वेट बेटा वेट, है ना? तो माइनस 10 डिग्री या 12 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर है। तो मेरा कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर मैं रेगुलेटर हूँ तो चाहे बाहर का कितना भी एनवायरनमेंट, चाहे वो 12 डिग्री का अगर शाम तक होते होते रात तक होते होते वो माइनस 27 डिग्री हो गया, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा एनर्जी खर्च कर देगा कि वो बदले ना। वो जो बाहरी चेंज है वो अपने आप को मेरे अनुरूप ढल जाए, ना कि मैं उसके अनुरूप ढलूँ। तो मेरी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है वहाँ पे।
प्लांट्स क्या है, प्लांट्स पहले अपना हाथ छोड़ देते हैं, उनको पता है कि हम कन्फॉर्मर्स में आते हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं है, ना हम लोकोमोशन कर सकते हैं, ना हम अपने आप को ढक सकते हैं किसी चादर से, तो हमें तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बताओ अब कहाँ पे एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा? एग्जैक्टली रेगुलेटर्स में होगा। तो जहाँ पे एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा रेगुलेटर्स, तो एक बात बताना कि अगर किसी को सेल्फ चॉइस दी जाए, किसी को सेल्फ चॉइस दी जाए कि तुम्हें कन्फॉर्मर्स बनना है या फिर तुम्हें रेगुलेटर्स बनना है, तो वो क्या बनना ज़्यादा पसंद करेगा? कन्फॉर्मर्स। क्यों? क्योंकि उसको सर्वाइवल के साथ में कम से कम एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। ठीक है, रेगुलेटर्स वो बन सकता है जो नए डे बाय डे वो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने जैसा हो, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। हाँ, तो मैं सिर्फ टेम्परेचर के बिहाफ पे बता रही हूँ, इस टेम्परेचर ही नहीं होता है, 4 तो मेजर है और सब मेजर भी बहुत सारे होते हैं। फाइन, चलो अब मैं बोल रही हूँ कि कन्फॉर्मर्स ज़्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटर्स। समझ में आई ये चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि कई बार ग्राफ देखिए ना, ABCD में ये दिया जाता है कि दीज स्पीशीज़ आर 150 एंड दीज स्पीशीज़ आर 50, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कन्फॉर्मर्स 150 होने चाहिए, रेगुलेटर्स कम होने चाहिए। अब ये चीज़ें कंसेप्ट से आती है, NCERT की रीडिंग से नहीं आती है। NCERT में दे भी दी जाएगी लाइन, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम सोचेंगे यार ये तो कोई डेटा दे दिया, डेटा याद रखना है क्या, सर याद रखना है क्या, मैडम याद रखना है क्या, और एग्ज़ाम में नहीं याद रहता है। क्योंकि मैं तो इस दौर से गुजरी, मुझे पता है एग्ज़ाम में क्या, एग्ज़ाम में अगर E = SC/λ याद रह जाए वो बड़ी बात होती है, एग्ज़ाम होती ऐसी चीज़ है। क्योंकि अगर फॉर्मूला ही याद रखेंगे तो यार फिजिक्स ही बहुत है, बायोलॉजी में कहाँ याद करेंगे फॉर्मूलाज। फाइन, अब अपना तीसरा जो आता है अफेक्ट करने वाला फैक्टर, दैट इज माइग्रेट और सस्पेंड। तो मैं पहले सस्पेंड को ले लेती हूँ। सस्पेंड मतलब क्या समझते हो सस्पेंड से आप? सस्पेंड वो होता है मतलब कि अगर हमें फेवरेबल कंडीशंस एक बार तक दी जा रही है, ठीक है, नहीं मिल रही है तो हम अपनी ग्रोथ को वहीं पे छुप करके रख लेंगे, तो और आगे अपने आप को ऐसा कैपेबल बनाएंगे 10-20 दिन का गैप लेके, एक 2 हफ्ते का गैप लेके, कि हम धीरे धीरे कन्फर्मर्स में कन्वर्ट होते चले जाए। क्योंकि एट दी एंड अगर कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो उसको कन्फर्मर बनना ही पड़ेगा सर्वाइवलशिप के लिए। तो पहले वो अपनी अकड़ में दिखाता है नहीं मैं तो रेगुलेटर हूँ, मैं नहीं करूँगा चेंज, लेकिन उसको एनवायरनमेंट इतना फोर्स करती है कि उसको झक मार के अपने आप को चेंज करना पड़ता है। लेकिन आफ्टर अ होल्ड टाइम अपने आप को वो टाइम लेता है अपने आप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंसाइज वे में रीऑपरेट करने के लिए। हाँ, तो वो देखते ना कि किसी ये बच्चे ने स्कूल में ये मिस्टेक कर दी, इसको सस्पेंड कर दिया 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के लिए सस्पेंड करना मतलब उसकी जो ड्यूटी है उससे उसको ऑफ कर देना 10 दिन के लिए, बस वो बात होती है। तो क्या हम इसको रेगुलेट और क्या हम इसको कन्फर्मर्स दोनों में से कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं बच्चा, ये पार्शियली रेगुलेट होगा और पार्शियली कन्फर्मर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपनी एफर्ट से ही रेगुलेट ही बनना चाह रहा है ना। उसके बाद ड्रास्टिक कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस जो उसके अपोजिट है वो उसको कन्फर्मर बनने के लिए फोर्स कर रही है, लेकिन स्टार्टिंग जर्नी तो उसकी रेगुलेट से स्टार्ट हो रही है। फाइन, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियली रेगुलेट, पार्शियली कन्फर्मर्स। अब इसके सस्पेंड के एग्जाम्पल बच्चा मैं एक्चुअली मैं टिप्स पे इसलिए बता सकती हूँ कि सस्पेंड के एग्जाम्पल NCERT में मेंशन है और सस्पेंड के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक आपको नोट डाउन कराऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ लिख लेती हूँ। ग्राफ में पार्शियली है, इट मीन्स आधा पोर्शन होगा, तो आधा पोर्शन मुझे ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसा ड्रॉ कर दूँ।
सी एक एक्सट्रीम लेवल तक तो ये यहाँ तक इसके साइमल्टेनियसली बढ़ेगा, पैरेलली बढ़ेगा, लेकिन जब इसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये, ठीक है, तो पार्शियली हुआ ना ये। हाँ वो नहीं, ये तो एक्चुअली पहले कंफर्म और बाद में रेगुलेट होना ये मैटर नहीं करता है, मतलब एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ बोली जाती है, लेकिन ग्राफ में हम पहले कन्फर्मर्स कैसे शो करेंगे फिर। एक बात बताओ, पहले अगर मैं कन्फर्मर शो कर दूँ इसमें तो मतलब ग्राफ तो मेरा यूँ हो जाएगा ना। अगर अब ये दोनों हैं, ये कन्फर्मर और ये रेगुलेटर है, ठीक है। अब इसमें मैं बोलना चाहूँ आपको कि मेरे को कन्फर्मर पहले शो करना है फिर रेगुलेटर शो करना है, तो मैं पैरेलली कैसे शो करूँगी, ये कन्फर्मर और फिर ये रेगुलेटर, ऐसा कोई ग्राफ बनता ही नहीं है। एक्सिस कहाँ जाएगी इसकी, 0 से, एग्जैक्टली। हाँ मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपको कि वो सस्पेंड होने के टाइम पे, सस्पेंड होने तक वो अपनी इतनी एनर्जी ले चुका होता है बाहर से कि वो खुद एनवायरनमेंट को चैलेंज करता है कि अब तू आ, अब मैं सेल्फ रेगुलेट कर सकता हूँ अपने आप को, तो फिर वो रेगुलेट के साइमल्टेनियसली चलता है। लेकिन जो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दी ना, वो मैं एग्जाम्पल में भी बताऊंगी वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है। मैंने पहले क्या बताया कि पहले रेगुलेशन का काम करता है, उसके बाद कन्फर्मेशन का काम करता है, लेकिन वो दूसरे के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन अपन ये दोनों चीज़ें बोल सकते हैं अपन पार्शियली के लिए। पार्शियली मतलब कोई सी भी एक चीज़ पहले हो सकती है, ठीक है, लेकिन ग्राफ के पर्पज़ से हम पहले अगर कन्फर्मर्स को ले तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो अब इसका जो पहला एग्जाम्पल आता है वो अपना आता है हाइबरनेशन। नाम सुना है एनिमल्स में, पोलर बियर, एग्जैक्टली। हाइबरनेशन मतलब कि पोलर बियर क्या करता है, हाँ मानते हैं हम कि वो एक्सट्रीम उसमें रह सकता है, विंटर में रह सकता है, एक्सट्रीम में, लेकिन उसमें एक्सट्रीम का भी तो एक एक्सट्रीम होता होगा जिसमें उसके साथ उसका दम घुटता होगा रहने में वहाँ पे, या फिर उसकी बॉडी उसको बोलती होगी कि अब अपनी जान निकल जाएगी अगर अपन हाइबरनेशन में नहीं गए। हाइबरनेशन का हिंदी में वर्ड होता है शीत निष्क्रियता। शीत मतलब सर्दी, निष्क्रियता मतलब इनएक्टिव। विंटर स्लीप भी बोल सकते हैं उसको, विंटर स्लीप। तो मैंने हिंदी में इसलिए बोला कि हिंदी में बहुत इजीली एक टुकड़े में तोड़ सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो मतलब पोलर बियर फर्स्ट, चलो पहला एग्जांपल लिख लो। हाँ कौन ज़्यादा करता है? हाँ वो बेटा ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऐसे तो हाइबरनेशन सांप भी जाता है, स्नेक में भी होता है हाइबरनेशन, लेकिन बात ये है कि वो ही एग्जाम्पल याद रखेंगे जो एनसीईआरटी में है, पूछा वो ही जाता है। तो हाइबरनेशन साथ के साथ याद करो पोलर बियर। ठीक है, एस्टिवेशन का नाम सुना है? एस्टिवेशन नहीं बेटा, वो तो दूसरी चीज़ होती है। मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ। एस्टिवेशन होता है जैसे हाइबरनेशन होता है ना कि उससे विंटर से रिलेटेड, एस्टिवेशन होता है अपने समर से रिलेटेड, ठीक है। तो सी डोरमेंसी वाला का बता, सिर्फ डोरमेंसी नाम होता है, सिर्फ डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब निष्क्रियता, मतलब सीड को अपने आप में मेच्योरेशन के लिए एक टाइम चाहिए, उस मेच्योरेशन से पहले वो नहीं जर्मिनेट हो पाएगा, वो मतलब होता है डोरमेंसी का। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सस्पेंड की, तो सस्पेंड मतलब हाँ वो भी एक तरीके से सस्पेंड ही टाइम है। सीड डोरमेंसी भी एक तरह से वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंड। लेकिन यहाँ पे अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लिखेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बेटा मिलता है फिश में।
फिश में मिलता है, जैसे हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू विंटर, देन एस्टिवेशन इज रिलेटेड टू समर्स। फिश में होता है, या फिर स्नेल, स्नेल जानते हो ना, स्नेल वो होता है जिसके बाहर शंख जो बजाते हैं अपन मंदिरों में, वो उसका कवच होता है। मेच्योरेशन के बाद में वो अपने कवच को छोड़ देता है, वो खुद निकल जाता है, वो होता है स्नेल। फाइन। अब एक एग्जाम्पल और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायपोज। डायपोज का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और ये किस में मिलता है? ये मिलता है जू प्लैंक्टन में। जू प्लैंक्टन क्या होते हैं साक्षी? डायपोज लिख देती हूँ मैं, तुम बताना आयुषी। एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स में आएगी बच्चा। जू प्लैंक्टन, एल्गी फोटोसिंथेटिक होता है, जू प्लैंक्टन्स फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। जू वर्ड से मतलब समझा करो कि जू मतलब नहीं, जू मतलब एनिमल किंगडम, जूलॉजी, जू एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम है इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। कोई भी पॉन्ड सिस्टम होता है, कोई भी तालाब का सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी फूड चेन होती है। जो फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है? फाइटोप्लैंक्टन से। तो अपन देखते हैं ना, किनारे पे कौन से फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, कोई किनारे पे रूटेड प्लांट्स होते हैं। जो क्यों होते हैं रूटेड? क्योंकि उनको किनारे पे मिट्टी मिल जाती है। अपने आप को रूट निकालने के लिए, रूट को जर्मिनेट करवाने के लिए, रूट को एक सपोर्ट दिलाने के लिए वहाँ पे मिट्टी मिल जाती है। और वही अपन देखते हैं, थोड़े से आगे जाते हैं अपन, है ना, जब तक यहाँ तक अपन यहाँ और यहाँ तक अपना पूरा शरीर डूब जाता है, अपनी पूरी बॉडी डूब जाती है, तब हम देखते हैं कि वो प्लांट्स मिलते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज्ड मतलब जो तैर सकते हैं, जो एक से दूसरी जगह फ्लोटिंग कर सकते हैं, और वो फ्लोटिंग में भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास हमारी रूट्स को स्टेबलाइज करने के लिए कोई तरह का सपोर्ट नहीं है सॉइल का, ठीक है। और वो अंदर जाते जाते और चीज़ें हो जाती है, उसमें अंदर जाते जाते सिर्फ एल्गीज ही रह जाती है, क्योंकि एल्गीज को पता है हमें सरफेस पे जाना ही नहीं है, हमें तो बॉटम में बैठना है। क्योंकि बॉटम में बैठ के भी हम, जो से रेड एल्गी होता है, लाइकेंस होता है, बॉटम में बैठ के भी वो क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेगा। उनके पास ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब सबने अपना अपना एक सिस्टम बना रखा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब सबको एक दूसरे को कंज्यूम करने का है। हाँ, अब फाइटोप्लैंक्टन जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सनलाइट लेगा, सनलाइट से वो फूड बनाएगा, ठीक है। तो जू प्लैंक्टन, अब जू प्लैंक्टन वो होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स आर दी फूड मटेरियल फॉर जू प्लैंक्टन। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स को चट कर जाने वाला जू प्लैंक्टन होता है। अब वो जू प्लैंक्टन अपन एल्गी को नहीं मानेंगे, हाँ लाइकेंस को मान सकते हैं हम जू प्लैंक्टन, क्योंकि लाइकेन कई होते हैं ऐसे जो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। लेकिन लाइकेन, अब देखो, अब लाइकेन खुद ही एल्गी और फंजाई से बना हुआ है, तो एक तो है ना, उसमें एल्गी तो है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्रास्टिक कंडीशंस में एल्गल पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, या फिर एल्गल पार्ट अपना फंक्शनिंग प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है, तो फिर वो जू प्लैंक्टन को कंज्यूम कर सकता है। तो मतलब जू प्लैंक्टन वो होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो डायपोज जो स्टेज होती है, सस्पेंडेड स्टेज होती है, वो रिलेटेड होती है अपने किससे? जू प्लैंक्टन से रिलेटेड होती है। और डायपोज का पहले मतलब लिख लो, क्या होता क्या है। डायपोज का मतलब होता है टेम्पररी suspension in metabolic activities of zooplankton in a pond system.
सस्पेंशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन of zooplankton in a pond system under unfavorable conditions. अब हमने क्लास 11th में पढ़ा है बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स। उनमें क्या होता है, उनमें जैसे ब्रायोफाइट्स हुआ, जैसे स्टार्टिंग होता है अपना पानी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। फिर टेरिडोफाइटों तक आते आते सीड का बनना स्टार्ट होता है। उससे पहले सब सारी चीज़ें सीडलेस होती है, इवन अपना टेरिडोफाइट भी सीडलेस होता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि टेरिडोफाइट में तो फिर भी एक कैपेबिलिटी होती है सीड को होल्ड करने की, लेकिन जो ब्रायोफाइटा है, एल्गी है, इनका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाता है, माइक्रोस्पोर मेगोस्पोर बन जाते हैं आर्किगोनिया और एंथ्रोजोइड्स में, एंथ्रोगोनिया, हाँ, लेकिन बन तो जाते हैं, लेकिन उनको सस्पेंशन पीरियड में रहना पड़ता है बाय आउटर लेयर ऑफ स्पोर्स, जिसको बोल देते हैं सिंजू स्पोर्स, जूस्पोरेंजियम। इनमें क्यों रहना पड़ता है उनको? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि बनने के साथ में ही वो अपनी फीमेल गेमिट से फ्यूज़ हो जाएंगे। कईयों को तो कई साल लग जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सारी प्रोसेस एक तो सारी प्रोसेस क्या बोलते हैं उस वर्ड को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रही है सारी चीज़ें। स्पॉन्टेनियसली मतलब कि हम बाहर से कुछ एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, नेचर खुद प्रोवाइड करवाएगी। और वो नेचर वाटर के थ्रू मीडियम होता है वहाँ पे वाटर, कि अगर किसी ब्रायोफाइट का एक मेल गेमिट मेच्योर हो गया है तो अब वाटर पे डिपेंड करता है कि वाटर कौन से फ्लो से उसको फीमेल गेमिट तक ले जाए, ठीक है। तो वो वाटर के साथ में उसको बहने के लिए भी एक आउटर कोटिंग चाहिए उस गेमिट को, ताकि वो सरवाइव कर सके। कब तक? फीमेल गेमिट तक पहुंचने के लिए सरवाइव कर सके। वो उसको हर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जब से वो ब्रायोफाइट के मदर प्लांट से डिटैच होके अपनी फीमेल प्लांट तक जाएगा। पानी का, हवा का, टेम्परेचर का, और ये जो एनिमल्स होते हैं सबका उसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसके बाहर एक आउटरिंग बन जाती है जो हार्ड होती है, स्पोर्स, जिसको स्पोर फॉर्म बोल देते हैं अपन। ऐसे तो अपन उसको गेमिट बोलते हैं, लेकिन बाहर एक आउटर लेयर बन गया तो उसको स्पोर्स बोल दिया हमने। तो वो भी यहाँ पे फ़ायदेमंद होती है उनके लिए, ये नेचर ने प्रोवाइड करवाई है। हाँ, वो स्पोरोपोलेनिन भी था एंजियोस्पर्म के लिए, लेकिन वो स्पोरोपोलेनिन तो ऐसा है कि जैसे ना एंजियोस्पर्म की बात करें तो अपन अगर सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो अगर जहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होता है तो उसी प्लांट का फ्लावर पे जाके गिर गया तो उसको ज़रूरत ही नहीं है ना कि मैच्योरेशन के बाद वो सस्पेंड पीरियड में जाए। वो तो मैच्योर हुआ, फटाक से वो फर्टिलाइज कर लिया उसने। तो हम एंजियोस्पर्म के लिए ये चीज़ लागू नहीं कर सकते। एक जो पोलन किट बनती है, स्पोरोलिन बनता है, उसका नाम ज़रूर बोल सकते हैं, दीज आर सस्पेंडेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, लेकिन एप्लीकेबल कहाँ हो रही है? एप्लीकेबल तो ब्रायोफाइटा तक हो रही है। ब्रायोफाइटा को अपन जानते हैं लोअर प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज में भी होती है ये चीज़, बैक्टीरियाज में भी यही चीज़ होती है, फंजाई में भी यही चीज़ होती है और ब्रायोफाइट में भी। तो इसको लिख लो, डायपोज तो जो होता है वो जूप्लैंक्टन से रिलेटेड है। और नीचे लिख लो बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स। फाइन, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो, अब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो मैंने सस्पेंडेड का यहाँ पे ये सब ना, ये जो घर पे जाके पढ़ोगे ना आज, तो रेगुलेट, कन्फर्मर, सस्पेंडेड एंड माइग्रेट, चारों के टॉपिक्स पढ़ना और इससे रिलेट करना। मैम ने कोई टॉपिक कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया है, ठीक है ना, क्योंकि मैम भी एक बार रफली पढ़ के ही आती है,
ऐसा नहीं है ना कि सारी चीज़ें, लेकिन मुझे पता है कि जो चीज़ें लेनी चाहिए वो मैं सारी यहाँ पे कवर करवा देती हूँ। अब अपना आता है एक जो लास्ट बच रहा है, दैट इज़ माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वही बात है, हर इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्लांट हो, अपना सर्वाइवल ढूंढता है। जहाँ उसको फेवरेबल कंडीशंस का सर्वाइवल मिल जाता है वहाँ पे वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब माइग्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ यश, माइग्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता सकते हो? आपने भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क सुना है? भरतपुर का, उस पे क्या होता है, वो किस लिए फेमस है? वो फेमस है कि वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वो साइड से, वहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया वो साइड से, वहाँ पे क्या आते हैं? साइबेरियन क्रेन्स आती है। वहाँ पे क्यों आती है साइबेरियन क्रेन्स? एग्जैक्टली वहाँ पे, जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रेंज में आती है, तो यहाँ पे मैक्स ऑफ जो मंथ्स होते हैं, नियर अबाउट 8 to 9 मंथ्स, ये समर्स के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे पोल्स की तरफ जो है, जो भी आइलैंड पोल्स की तरफ है, वो सारे क्या करते हैं, वो ठंडे होते हैं। उनमें कई, जैसे कई है ना, किसका नाम बताओ, चलो कोई बात नहीं, कई जगह तो ऐसी है वहाँ पे धूप दिखती नहीं है। आपको पता है कि जो फॉरेनर्स आते हैं, अपन को लगता है पुष्कर आते हैं, इतना पैसा है इनके पास, जयपुर आते हैं, है ना, कितना पैसा कमाते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि टूरिज़्म तो है, लेकिन अगर 100 पूरा गैंग आ रहा है, पूरा ग्रुप आ रहा है 100 लोगों का, तो उसमें से 80 लोग जो है वो एक जगह से होंगे, उस जगह से होंगे जहाँ पे उन्होंने कभी सन नहीं देखा है। सनलाइट देखी है, सन देखना और सनलाइट देखना अलग चीज़ होती है, समझ रहे हो? सनलाइट मतलब उजाला और अंधेरा, लेकिन सन मतलब जो अपन सुबह 1 घंटे में कपड़े सुखा के अंदर रख देते हैं, वो होती है सन। ठीक है, तो कई बार उनका 90% रीज़न होता है कि हमें अपने आप को सन के साथ कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, सनलाइट लेना है। सन होता क्या है, सन से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमें योगा करना है, ये मेडिटेशन करना है, ये सब चीज़ें सन से रिलेटेड होती है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। टूरिज़्म दूसरी चीज़ होती है, सेकंड पार्ट होता है उनका टूरिज़्म, कि अब आए गए हैं तो कुछ तो देख के जाएं यहाँ पे। लेकिन बड़ा काम ये होता है, कभी देखना, कभी हरिद्वार ऋषिकेश जाओगे ना, तो वो लोग सुबह कोई भी, अपन क्या है, अपन तो आलसी लोग डेली देखते हैं, अरे सूरज आ गया, क्यों आ गया, 9 बज गए, क्यों आ गया, है ना। अपनी मम्मी बोलती है अरे उठ जा, पर्दा हटा देती है, तो क्या है, बंद करो इसको। वो लोग क्या करते हैं, वो अलार्म लगा के सोते हैं कि हमें 6 बजे का सनराइज़ देखना है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा हुआ होता है। ठीक है, इतना उनको एक्साइटमेंट होता है। चलो, अब अपनी बात आती है कि माइग्रेट के लिए अपन सबसे, अपनी NCERT बुक में भी मेंशन यही है, तो भी आप भी यही मेंशन कर लो, साइबेरियन क्रेन्स। और जहाँ आती है वो भी मेंशन कर लो, केवलादेव नेशनल पार्क। इसके लिए लाइन है, देखो, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस होगी, जब उनको लगेगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ से अब लगेगा उनको कि हाँ हमें टाइम हो गया, नियर अबाउट वो 3-3.5 महीने रुकते हैं, फिर वो वापस लौट जाते हैं। ये होता है, तो उनको समझ में आ जाता है ठीक है, हमने खूब अब धूप ले ली है, सब सेक लिया, और हमारे वहाँ का वातावरण भी अच्छा हो गया, अब हमें चलना चाहिए, इसलिए उनको माइग्रेटरी स्पीशीज़ बोलते हैं। अब देखो, इन 4 कैटेगरीज में सब कोई कवर हो गया। जो रिस्पॉन्स की 4 कैटेगरीज है, रेगुलेट्स में अपन आ गए, कन्फॉर्मर्स में 70% ऑफ स्पीशीज़ आ गई,
फिर सस्पेंड में वो आ गए जो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, लोअर जो भी है, जो मरीन इकोसिस्टम से रिलेट करते हैं। और फिर लास्ट माइग्रेटरी, जो माइग्रेटरी जो बहुत थोड़े हैं लेकिन उन थोड़ों से रिलेटेड भी बनता है, क्योंकि है वो जीव तो है ना, आखिरकार लिविंग वर्ल्ड तो है वो भी, इसलिए। अब ये तो हमने सिर्फ साइबेरियन की बात की है, लेकिन इसके ही जैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम तो जितना ही करेंगे डिस्कस जितना एनसीईआरटी में है। अब मिटा दूँ इसको मैं? ये समझ में आया? पेपर में आएगा तो इसको मेरी तरह गलत करके आओगे नहीं ना? बस ठीक है, इसको लिख लो सस्पेंड, पार्शियली रेगुलेटर्स बोल रखा है इसने, वही लिखो, पार्शियली रेगुलेट्स बोल रखा है। अब वो दोनों नहीं बोल सकता इसलिए, लेकिन अगर आपका पेपर में ये पार्शियली कन्फर्मर्स भी लिखा आ जाए तो टिक कर देना सही, क्योंकि ये पार्शियली रेगुलेट भी तो है, ऊपर तक तो गया ही है ना कन्फर्मर्स, सॉरी। अब मैं मिटा दूँ इसको, माइग्रेशन का ग्राफ। माइग्रेशन का ग्राफ एक्चुअली वही है ना कि ये माइग्रेट करके वापस आ जाते हैं, तो इनका अब जैसे ना ये तो साइबेरियन क्रेन्स की बात है जो 3-4 महीने रुकती है। अगर कोई स्पीशीज़ पर महीने सिर्फ 2 दिन के लिए कहीं पे जाके वापस आ जाए, हर महीने, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे सिर्फ यहाँ पे रह रही हूँ, मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, सिर्फ 2 ही दिन मिलते हैं मुझे, सैटरडे संडे, जो मैं अपने घर जाके आ सकती हूँ, तो ये कंटिन्यूटी है। तो इस ग्राफ में कैसे शो करेंगे? ग्राफ में कैसे शो करेंगे? हाँ, और अगर वहाँ पे उस माइग्रेटरी के ऊपर अगर जिस नेशनल पार्क से वो आ रहे हैं वहाँ पे इनको अगर किसी केज में जाके सेपरेट कर दें तो कैसे निकल पाएंगे ये लोग? माइग्रेशन कैसे कर पाएंगे? तो फिर ग्राफ तो एक सर्टेनिटी होती है ना कि होना ही होना है, इसलिए इसको शो नहीं करते। ये आपके ऐसे डब्बों में नहीं बनाया हुआ है, ये मेरा ही फंडा है, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसे ही समझ में आने की चीज़ है। चलो, अब जो नेक्स्ट आता है अपना, वो आता है टॉपिक अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन से क्या मतलब, आप क्या समझते हो? यश, आप अडेप्टेशन से क्या समझते हो? बाहरी एक्सटर्नली चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइवल के लिए अडेप्ट कर लेना, अडेप्टेशन। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन यहाँ पे पढ़ने का मतलब क्या है? अडेप्टेशन यहाँ पे ये पढ़ने का मतलब है कि जो इकोलॉजी चैप्टर है अपना, वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर एंड बायोम या लैंडस्केप, इनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी प्लांट किंगडम या फिर एनिमल किंगडम से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है, तो हमने ये तो बता दिया कि रिस्पॉन्स ये होता है, लेकिन उस रिस्पॉन्स को एक लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए उनको एडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं है ना कि रिस्पॉन्स करके फ्री हो गए, नहीं, हर दिन स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर दिन। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे अडेप्टेशन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अडेप्टेशन की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, कंसेप्ट पता होना चाहिए अडेप्टेशन क्या होता है। अब अपनी बात आती है कि अडेप्टेशन हो किस किस में सकता है। अडेप्टेशन हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरोलॉजिकली। बिहेवियर, हाँ, लॉजिकली। चलो कोई बात नहीं, पहले लिख लो तीनों, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरल।
क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? चलो, अब ये मैंने तीनों को सेपरेट क्यों लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दे रखी है, लेकिन ये चीज़ें सेपरेटली होगी तो समझ में आएगी कि कौन से में मॉर्फोलॉजिकली चेंज हुआ है, कौन से में क्या चेंज हुआ है, इसलिए। अब फर्स्ट जो आता है अपना, वो आता है अपने मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है कि बाहर से उसकी जो आकारिकी है, जो दिख रहा है, उसमें वो चेंज करे। अब वो दिख रहा है, वो चेंज करने में ये बताना कि क्या बोलूँ मैं, इसके लिए प्लांट्स के लिए ज़्यादा पढ़ना बेनिफिशियल होगा या एनिमल्स के लिए? प्लांट्स ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस शो कर सकते हैं रादर देन एनिमल्स। कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कैक्टस ले लो, ओपनशिया ले लो, उनकी लीव्स क्या होती है, मस्क्यूलर होती है, थिक होती है, और क्या होते हैं उन पे नुकीले जो होती है, उनको क्या बोलते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, क्यों होती है? एग्जैक्टली ट्रांसपिरेशन के लिए। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? हमेशा लीव से होता है। उसकी लीव्स है ना, बस वो नाम की लीव्स होती है, वो होती है स्पाइरल हो जाती है, जिसकी वजह से उसको सरफेस एरिया कम मिलता है और पानी कम उड़ता है। और जो एक्स्ट्रा पानी है वो अपने आप के अंदर वो विस्कस फॉर्म में, जैसे ही अपन ओपनशिया को या एलोवेरा को कट करते हैं तो वो विस्कस गाढ़ा होता है ना, जेल होता है, वो जेल एक तरह से उसका पानी है, साथ के साथ उसमें जितने मिनरल्स है वो उसमें जेल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली ये हुआ इसमें। और मॉर्फोलॉजिकली और बताती हूँ भाई एनिमल्स के लिए मैं। तो पहला लिख लो आप, कौन सा? कैक्टस और ओपनशिया। दोनों की क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल लेयर होती है जो क्या करती है, पानी को स्टोर रखने का काम करती है, ट्रांसपिरेशन नहीं होने देती है। और सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकम स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा जो लीफ के ऊपर होने चाहिए वो धसे हुए होते हैं नीचे की तरफ। स्टोमेटाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जब स्टोमेटा सनकन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा एंड नीडल लाइक लीफ। ये तीन इसके एडेप्टेशंस हो गए। अब दूसरे में बात करूँ आपको मॉर्फोलॉजिकली, ये तो मैंने प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बोल दिया। अब मैं अगर एनिमल के लिए जाऊँ तो एनिमल के लिए ये होता है कि एक आपको पता होगा, एक रेशियो होता है साइज या फिर शेप इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये एक रेशियो होता है। आपको पता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ग्रो करेगा तो उसका साइज़ बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, साथ के साथ क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा उसका। दोनों चीज़ बढ़ेगी। अगर मैं पहले मैं तुम्हारी जितनी पतली थी, अब मैं 2 साल में मोटी हो गई तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ा है, मेरा सरफेस एरिया भी बढ़ा है। ये दोनों के बढ़ने की वजह से मेरा साइज़ बढ़ा है। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं ये बोल रही हूँ आपको कि जैसे जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल वहाँ कहाँ रहते हैं, ठंड में रहते हैं। ठीक है, पोलर बियर हुआ जैसे ठंड में रहते हैं, तो वहाँ के लिए एक रूल फॉलो होता है जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एलेंस रूल। एलेंस रूल ये बोलता है कि जो कूलेस्ट प्लेसेस में जो एनिमल रहते हैं उनमें हमेशा ईयर और लिम्स ये छोटे होते हैं। ईयर और जो 4 लिम्स होते हैं उसके हाथ पैर, ये हमेशा छोटे होते हैं, और पूरा उनका बॉडी बड़ा हो सकता है, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन हमेशा ईयर और 4 लिम्स छोटे होंगे। वो कारण ये है कि वो छोटे होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा,
वहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। किसके लिए कम हो जाएगा? हीट के बाहर निकलने के लिए। जैसे जैसे प्लांट्स के लिए ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी बाहर निकलता है, वैसे ही अपनी बॉडी से बाहर हीट निकलती है। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। अब ये सोचो कि वहाँ पे रहने वाला कोई भी एनिमल है, तो वहाँ के जैसे हाथी को ले जाके मैं अगर पोल्स में खड़ा कर दूँ तो हाथी खुद बड़ा, हाथी के कान लंबे और हाथी के चारों पैर बड़े, ठीक है, तो वो कितना ही टाइम तक वो सरवाइव कर पाएगा वहाँ पे? एग्जैक्टली। तो वो यही मतलब है कि ठीक है, हम जो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिडक्शन की बात होती है वो हमेशा सरफेस एरिया से रिलेटेड होती है, उसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वॉल्यूम वहाँ कांस्टेंट हो जाती है। तो अब फिर साइज़ और शेप कहाँ किस पे डिपेंड करेगा? वहाँ पे सरफेस एरिया पे करेगा। तो एलन्स रूल ये बोलता है उस टाइम पे कि जो कूलेस्ट प्लेसेस में जो भी एनिमल्स होते हैं उनके फोर लिम्स और ईयर हमेशा स्मॉल होते हैं। लाइन ही लिखा देती हूँ मैं, कहाँ है उसकी लाइन? shorter ear and leaves. Allen's rule. Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. Allen's rule. पहले ना मैं एलन में पढ़ती थी ना, तो मुझे लगता था ये एलन वालों के शीट में एलन का भी रूल है यार। और पता है वो हर एग्ज़ाम में आता भी था, तो मेरे को लगता था यार ये चाहे इकोलॉजी में कुछ आए ना आए, लेकिन ये एलन वालों का एक शीट का क्वेश्चन तो आएगा जब अपन को सही करना है, ये लगता था। फिर समझ में आया उनका नहीं है, सबका ये क्योंकि स्पेलिंग भी वही है ना, थोड़ी भी AILEN हो जाता तो समझ में आ जाता, या फिर AN हो जाता तो, लेकिन स्पेलिंग भी वही है। और उस टाइम पे हिम्मत नहीं होती थी कि टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करे कि सर ये आपका है क्या। उस टाइम पे बस चुपचाप पढ़ लिया करते थे। अब तो फिर भी बोल सकते हैं यार सर क्या पढ़ा रहे हो फालतू। एलन्स रूल मतलब शॉर्टर ईयर एंड अब पता है शीट में क्या होता है? शीट में ये होता है कि जैसे यहाँ पे एलन रूल पढ़ाया ना, शीट के साथ शीट में ये होता है कि BSc MSc लेवल पे जितने भी रूल आए हुए हैं ना इससे रिलेटेड, वो 10-15 सारे पढ़ाई जाएंगे। पढ़ा के फिर टीचर बोलेगा इसमें से सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो लगता है यार ये तो इतना पढ़ा के फिर अपनी वाली कोचिंग का ही बताते हैं ये इम्पोर्टेंट है। बहुत हंसी आती थी उस टाइम पे, समझ में नहीं आती थी चीज़ें। शॉर्टर ईयर एंड लिम्स, ठीक है। अब अपन बिहेवियर पे आ जाते हैं। बिहेवियर पे क्या है? बिहेवियर के लिए सबसे बड़ा सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा है वो अपना दे रखा है डेजर्ट लिजार्ड का, जो छिपकली होती है ना डेजर्ट में मिलने वाली, उसका दे रखा है। ये क्या करती है कि ये डेजर्ट में रहती है। अब डिपेंड ये नहीं करता है बेटा कि डेजर्ट दोनों तरह के होते हैं, हॉट भी होता है कोल्ड भी होता है। यहाँ पे हॉट नहीं दे रखा ना ही कोल्ड दे रखा है, तो हम दोनों को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों में छिपकली मिल सकती है, ऐसा तो है नहीं एक में मिलती है। इसमें होता यह है कि इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी जो एफिशिएंसी है वो हर थोड़े थोड़े दिनों में कम होती जाती है। तो ये क्या करती है, ये आती है बाहर, जैसे एक तरीके से एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन में रहती है। अगर कूल में है, कूल डेजर्ट में है तो हाइबरनेशन में रहेगी, और हॉट डेजर्ट में है तो ये एस्टिवेशन में रहेगी। तो जब भी इसको लगता है ना कि मेरी एनर्जी रिड्यूस हो रही है, तो ये आएगी, धूप सेकेगी 2-3 दिन, फुल अपने आप को एनर्जाइज करके जाएगी और फिर अपने एक्टिविटीज़ में लग जाएगी। तो ये एक तरह का बिहेवियर हो गया, इसका व्यवहार हो गया इसका, ये कि इसको ये कंपलसरी करना ही करना है। तो ना इसमें फिजियोलॉजिकली चेंज हुआ, फिजियोलॉजिकली कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना इसका कोई मॉर्फोलॉजिकली चेंज हुआ कि इसने अपनी पूंछ काट दी या फिर खा पी के मोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं किया ना। बस इसने अपने बिहेवियर का एक हिस्सा बना लिया इसको। ये हमेशा रिपीट करती है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है। अब ये हो गया अपना बिहेवियरल। अब दो पढ़ चुके हैं अपन, मॉर्फोलॉजिकल पढ़ चुके हैं, बिहेवियर पढ़ चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के लिए होता है, फिजियोलॉजिकल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपना ही एग्जाम्पल है। देखें लिजर्ड के अलावा कोई छूट तो नहीं रहा। ग्राउंड हीट इज सम स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ बरोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। हाँ, ये लिजर्ड के लिए एक चीज़ और बोल रहा है कि बर्रो स्पीशीज मतलब समझते हो, BURROW, मतलब मिट्टी के अंदर एक खड्डा बना लेना कि वो जहाँ पे जाके अपने आप को हाइबरनेट कर सके। बस वही चीज़ है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी लाइन नहीं है, बस वो हाइबरनेशन को उसने थोड़ी सी लैंग्वेज में बता दिया है। तो वही बात है कि अपने आप को सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एक धीमी सी जगह लेके चले जाना, और जब लगे कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, मैं थोड़ा सा वीकनेस में हूँ, तो 2 दिन जाके सन को सेक लेना, हीट को सेक लेना। ये है बिहेवियरल। अब अपनी बात आती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या हुआ? ठीक है, फिजियोलॉजिकल का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कई बार पूछा जाता है वो अपना होता है फिजियोलॉजिकल। जैसे हम प्लेन्स पे रहते हैं, मतलब समतल पे रहते हैं, और हिल स्टेशंस होते हैं अपने, मनाली, रोहतांग पास, नैनीताल, मसूरी, ये सब है। कई बार देखा होगा कि वहाँ पे लोग 4 दिन की छुट्टी हुई और चले तो गए, लेकिन वहाँ से कई लोग तो बीमार होके आते हैं। क्यों होके आते हैं? ऐसा नहीं कि सर्दी लगती है, सर्दी के तो कपड़े इंतज़ाम सारे होते हैं उनके पास। बात सर्दी की नहीं है वहाँ पे, बात वहाँ पे है कि उनको वहाँ पे एंजाइटी हो जाती है, नोज़िया हो जाता है, कई बार नाक में से ब्लीडिंग होने लग जाती है उनको। समझ रहे हो? और ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि वो जैसे ही वो हिल्स पे गए ना, तो वहाँ पे उनको मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। सोचो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम मिल रहा है प्लेन्स के कंपैरिजन में, और वो प्लेन्स के लिए अडेप्टेड स्पीशीज़ है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं। मुझे वहाँ पे वो जैसे जैसे मैं घूम रही हूँ, चल रही हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि मेरी जो हार्ट बीट है वो 72 पर सेकेंड ना चल के मेरी हार्ट बीट डबल हो गई है। क्योंकि हार्ट बीट होगी तो सांस उठने लग जाएगा, एकदम दम सा घुटने लग जाएगा कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, ऐसा लगने लग जाएगा। ठीक है, सांस नहीं आने का कारण ये होता है कि हम सांस लेते क्यों हैं? हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को ले सके, CO2 को बाहर छोड़ सके। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आई, आरबीसी ने क्या किया? आरबीसी ने जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन है उसको उसके साथ बांध दिया। आरबीसी ने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बांध दिया और ऑक्सीजन को बोला भाई जा पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जा, और इस हीमोग्लोबिन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दे। ये होता है, यही होता है रेस्पिरेशन में, और क्या होता है। लेकिन हमें अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो हम कहाँ से देंगे हीमोग्लोबिन को? हम कहाँ से देंगे? हम तो सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे खुद की ऑक्सीजन लेने के लिए, तो हम आरबीसी को अवेलेबल कहाँ से करवाएंगे कि हमारी ऑक्सीजन ले लो नॉर्मल? तो वहाँ पे ये होता है कि हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली होता है कि अपनी एक्टिविटी, अपनी जो वर्किंग है उसमें चेंजेस लाना। तो क्या करेगी हमारी बॉडी? क्या करेगी? सबसे पहले बनाएगी आरबीसीज़ को डबल कर देगी, आरबीसीज़ डबल कर देगी, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बांधने की एफिनिटी को कम कर देगी। कि ऐसा नहीं हो कि ऑक्सीजन आई और हीमोग्लोबिन तो तैयार होकर जंप कर दिया उसके ऊपर, नहीं। पहले अपनी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन एटलीस्ट नीचे तक तो जाए, लंग्स तक तो पहुँचे, उसके बाद तुम पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाओ। लंग्स में जाके वो प्योरीफाई करेगा, वो CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसमें भी फ्यू सेकेंड्स तो लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो बढ़ाएगा, आरबीसीज़ को बढ़ा देगा, ठीक है। आरबीसीज़ को बढ़ाने के बाद वो करेगा ऑक्सीजन की एफिनिटी कम कर देगा, ठीक है। और एक चीज़ जो आपकी इसमें एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, कहाँ गई? बड़ी प्यारी टर्मिनोलॉजी दे रही थी इसमें एक, हाँ, एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं इस चीज़ को, एल्टीट्यूड सिकनेस। लिख लो साथ में, एल्टीट्यूड सिकनेस।
एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब ये होता है कि अगर हम हिल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारी बॉडी अपनी वर्किंग के साथ में उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले वो ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा। ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा, उसके बाद वो आरबीसीज के प्रोडक्शन को डबल कर देगा और उसके बाद वो जो हीमोग्लोबिन है उसको जो इनकमिंग ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी की एफिनिटी को कम कर देगा। 3 चीज़ें करेगा, ठीक है। और जब तक ये चीज़ होती है प्रोसेस में तब तक तो कई लोगों के जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत होती है, बीपी हाई रहता है, उन लोगों के नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही है तो वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हो? कई बार आपने देखा होगा ना कि कई मौतें तो ऐसी होती है कि उनकी पूरी बॉडी पे किसी तरह की कोई मार्क नहीं है कि उसको चोट भी लगी है, ना उसका हार्ट फेल हुआ है, ना उसकी किडनी फेल हुई है, लेकिन एक अगर उसको ऐसे बॉक्स में पैक कर दिया जाए जहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसके नाक से या कान से ब्लड निकल के मौत हो जाती है। वो यही कारण होता है कि उसको प्रॉपर टाइम में हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग नहीं मिली ऑक्सीजन की, तो नहीं मिली तो वो अपने आप को प्रेशर करेगा। प्रेशर क्या होता है? ब्लड का प्रेशर होगा तो वेन्स और जो वेसल्स होती है, हाँ, उससे वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, और मौत हो जाएगी। ये होता है। अब ये था अपना फिजियोलॉजिकली जो एडेप्टेशन है उसका एग्जाम्पल पहला था अपना एल्टीट्यूड सिकनेस। अब मैं दूसरा जो एग्जाम्पल बताती हूँ अपना कंगारू रेट का। कंगारू रेट। कंगारू रेट जो होता है ना बच्चा, ये क्या होता है? ये नॉर्थ अमेरिका में मिलने वाला चूहा होता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में मिलने वाला चूहा होता है। अब नॉर्थ अमेरिका आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ, वो एक तरह से डेजर्ट होता है। नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट होता है, मतलब एरिड रीजन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा होता है। तो सूखा होने की वजह से इसमें क्या अडेप्टेशंस होंगे? इसके अडेप्टेशंस ये होंगे कि इसमें जो यूरिन करेगा वो तो ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करेगा। पहला तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करेगा, फिर दूसरा क्या करेगा? दूसरा ये करेगा जो इसका इंटरनली फैट के जो ऑक्सीडेशन होगा ना वो अंदर ही अंदर वाटर रिलीज़ करेगा। तो जो उसको पानी चाहिए ना वो इंटरनली उसको मिलता रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या किया बताया मैंने? कंसंट्रेटेड यूरिन निकालेगा वो, पहली बात तो। और दूसरा क्या बताया मैंने कि इंटरनली फैट ऑक्सीडेशन, हेंस वाटर विल बी रिलीज इंटरनली। लिख रहे हो ना ये साथ में? यश लिख रहे हो ना? चलो, हो गया। एक एग्जाम्पल और छूट रहा है आपका। आपने कैम प्लांट पढ़े होंगे ना 11th क्लास में, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक कैम साइकिल। वो क्या होती है? वो ये होती है कि वो जो C4 प्लांट्स होते हैं ना उनमें मिलती है। उनमें ये होता है कि उनमें दिन के अंदर तो होता है अपना फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में, और रात में होता है रेस्पिरेशन। तो एक तरह से जो एनर्जी, जो एक तरह से ATPs का लॉस होता है वो वहीं पे कॉम्पनसेट हो जाता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में। तो ये भी एक तरह का प्लांट्स में एडेप्टेशन होता है। सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दो कैम प्लांट्स। हाँ, मॉर्फोलॉजिकली में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटास के थ्रू होता है। लेकिन कैम प्लांट्स में क्या होता है कि दिन के समय होता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है, स्टोमेटा खुलेगा ही नहीं, तो वाटर स्टोर रहा ना। ये जो कैक्टस बताया ना मैंने, ओपनशा कैक्टस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैम प्लांट्स। यूफोर्बिया, कैक्टस, ओपनशिया, दीज 3 आर एग्जाम्पल ऑफ कैम प्लांट्स। तो ये भी एक तरह का अडेप्टेशन हुआ। अब एक अडेप्टेशन और होता है सील, जो कि
फिश होती है और जो कि उसमें मिलती है, मरीन होती है, ठीक है। वो सील का एग्जाम्पल कहीं तो देखा था, कोई बात नहीं, आप तो ऐसे समझो, हाँ चलो कोई बात नहीं। सील होती है, वो क्या करती है, जैसे ब्लू व्हेल मछली है, ब्लू व्हेल फिश है, तो खूब सारी लंबी चौड़ी मोटी सारी होती है। सोचो उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है, वो तो मान के चलो कि वो अंडर वाटर डीपली रहती है। वो अगर वो डीपली ना रह के, अगर वो थोरोली बाहर रहे, सरफेस पे हो, वो अगर सबमर्ज्ड फिश हो, फिश भी 3-4 तरीके की होती है। कोई फिश सिर्फ ना पानी के सरफेस पे ही अपने आप को फ्लोट करती है, कई वाली डीप रहती है, कई वाली सिर्फ 5 से 6 मीटर के नीचे होती है, ऐसे। तो जो सरफेस पे फ्लोट करती है ना बच्चा, वो ये होती है, उनको सील बोलते हैं, सील। तो वो क्या करती हैं, उनकी जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे ना क्यूटिकल होती है, सॉरी स्किन के जस्ट नीचे उनकी क्या होती है, एक फैटी लेयर होती है, जो उसको ब्लबर बोलते हैं, BLUBBER। और ये भी एक तरह की उसमें आएगी, फिजियोलॉजिकल में आएगी, ब्लबर। मॉर्फोलॉजी में करना, सॉरी उसको, क्योंकि वो फिजियोलॉजी में कैसे होगी, वो तो उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉर्फोलॉजी का। सील, SEAL। मैं लिख दे रही हूँ, सील, इसके अंदर होता है ब्लबर, और ये ब्लबर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिटेनिंग ऑफ हीट लॉस। मतलब ये जो उसकी सरफेस से हीट लॉस हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने में मदद करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये होता है इंसुलेटर, और ये एक तरह से फैटी लेयर होती है। ये एक तरह से ये फैटी लेयर होती है। फैटी लेयर होने की वजह से ये जितनी एनर्जी है उसको कंसाइज वे में स्टोर रखेगी, और बाहर जो नॉर्मल जो फिश होती है ना, उस जैसे ये फिश है, ठीक है, नॉर्मल फिश की स्किन यही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है नॉर्मल फिश की स्किन के जस्ट नीचे ब्लबर होता है। ब्लबर होता है, फैटी होता है, इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से ये हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकता है। ये सारे हो गए आपके अडेप्टेशंस। समझ में आया यश? पक्का? चलो हाफ एन आवर की क्लास और है अपनी, उसके बाद अपने टॉपिक ख़त्म करते हैं। चलो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस हुई है, क्योंकि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, डायपोज हुआ, किस में मिलता है, क्या होता है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है ना, कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे रेगुलेट, कन्फर्मर्स एंड पार्शियली रेगुलेट, जो ग्राफ था बहुत इम्पोर्टेंट है, हर ऑल्टरनेट एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोलॉजी के टर्म में ना इसको एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं, लेकिन ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन क्या होती है साक्षी? पॉपुलेशन का मतलब ही जनसंख्या होती है। अब बताओ
क्या नाम, यश, पॉपुलेशन क्या होती है? एग्जैक्टली, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फाइन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से फिर मिलता है कम्युनिटी बनता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आती है पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ना देखो, हर इंडिविजुअल कैटेगरी की स्टडी ना करके एक उस कैटेगरी की स्टडी करेंगे जहाँ से सारे रिलेट होते हैं। अब देखो, एक ऑर्गेनिज्म से सब रिलेट नहीं होता है, लेकिन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से सब कुछ को रिलेट कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लांट, अ ग्रुप ऑफ एनिमल, अ ग्रुप ऑफ मरीन एक्वेटिक सिस्टम, ऐसे करके, क्योंकि उस ग्रुप में मान के चलो 20 से 30 से 20 नंबर ऑफ स्पीशीज़ से लेके कम से कम 200-250 तक कंटिन्यू कर सकते हैं उस ग्रुप में। तो ये एक तरह से इंडिविजुअल का भी रोल निभा देगा, तो ये एक तरह से कम्युनिटी का भी रोल निभा देगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले अपना आता है इसकी डेफिनेशन, अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया शेयर कंप्लीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। In group in a well defined geographical area, पॉपुलेशन का बता रही हूँ मैं, अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया विच कैन शेयर compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। अब मैंने पॉपुलेशन की बात की है, तो अगर अपन चारों को इस कमरे में बंद कर दिया जाए तो अपन चारों की नीड सेम होगी। अपन चारों को ही वॉशरूम जाना होगा, अपन चारों को खाना चाहिए होगा, अपन चारों को ही फ़ोन चाहिए होगा, अपन चारों को ही एसी कूलर जो भी है वो चाहिए होगा। अगर इस जगह पे अगर यहाँ पे मैं 2 प्लांट और 2 मेरे को और आयुषी को ले लेती और 2 प्लांट को ले लेती, तो हम दोनों की ही डिमांड्स अलग अलग हो जाती। मतलब मेरी आयुषी की अलग हो जाती है और उन 2 प्लांट्स की अलग हो जाती। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ क्या चाहिए, उनको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और मुझे तो सिर्फ इसमें से ये तीनों चीज़ नहीं मिलेगी, तो ठीक है सिर्फ वाटर चाहिए उनके वाले में से मुझे। लेकिन हम दोनों में कंपटीशन रहेगा क्योंकि उसको सेम चीज़ चाहिए जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो हम चारों को मिलके एक पॉपुलेशन बोल सकते हैं, लेकिन अगर 2 प्लांट को ले आते हैं तो फिर यहाँ पे 2 पॉपुलेशन हो गई। समझ रहे हो इस लाइन का मतलब? समझे? जियोग्राफिकल एरिया में मिलने वाले अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट कैन शेयर एंड compete फॉर अ सिमिलर रिसोर्सेज। हाँ, अब अपनी जब पॉपुलेशन की बात करते हैं ना अपन, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ना एक छोटा सा एक होता है, एनसीईआरटी हमेशा एक भूमिका देती है कि एक एब्स्ट्रैक्ट देती है कि हम इस बेसिस पे आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसमें ना 2 एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसको अगर ना अपन किसी भी लेबोरेटरीज़ में इसके थ्रू काम करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, है ना, कल्चर करवाते हैं हम इसका पेट्री डिश के ऊपर। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बन जाता है इसका पेट्री डिश के ऊपर, तो फिर इसको अपन पॉपुलेशन बोल देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर रेट की भी बात की गई है। रेट मतलब चूहे की भी बात की गई है कि अगर अपन 10 से 12 चूहों को एक जगह एक कमरे में बंद कर दें, तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके 10 से 12 1 महीने या 2 महीने के अंदर वो 30 मिल जाएंगे अपन को, तो वो पॉपुलेशन हो गई। और एक और की बात करी जा रही है यहाँ पे, दैट इज़ लोटस। अब यार देखो, समझ गए ना आपकी पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बकवास लाइनें मैं नहीं रिपीट करने वाली, कुछ आता भी नहीं है इनमें से। अब जो आता है वो बात सुनो। आता है यहाँ पे कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब हम पॉपुलेशन की जो स्टडी करते हैं वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते हैं। उसके लिए सबसे पहला आता है, जैसे मैं मेरे बिहाफ पे बात करूँ तो मेरा एक डेट ऑफ टाइम है, डेट ऑफ बर्थ है, लाइक मेरा इस टाइम पे बर्थ हुआ था। मैं अगर आगे मर जाती हूँ तो मेरा एक डेट ऑफ डेथ होगी, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, अगर यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं
तो यहाँ पे सबकी इंडिविजुअल निकाल के फिर उसका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। उनकी एज के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल के फिर वो बताया जाएगा कि इस इंसान, ये जो ग्रुप बैठा है बेसिकली इनकी एवरेज इतनी है सर्वाइवल, ये इतना सर्वाइव कर सकता है या कर चुका है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को हमेशा बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिफाइन किया जाता है। तो ये पहला एट्रीब्यूट है इसका। एट्रीब्यूट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे किसी पॉन्ड में लोटस के 20 प्लांट्स हैं, ठीक है, और उस पॉन्ड में हमने उस मेच्योर 20 प्लांट्स के अलावा हमने 4 नए लोटस प्लांट को बाहर से लाके इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो वहाँ पे सर्वाइव भी कर लिए। ऐसा नहीं कि उस पॉन्ड में डालते वो मर गए, नहीं, सर्वाइव भी कर गए, अच्छी तरह से फलने फूलने लग गए। तो उस पॉन्ड की बर्थ रेट क्या निकालेंगे हम? 20 पहले थे और 4 हमने इंट्रोड्यूस करवाए, तो बर्थ रेट कैसे निकलेगी? जितने न्यूली आए हैं, न्यू इंट्रोड्यूस एंड अपॉन पहले जो थे टोटल थे, टोटल इंटू 100 ये होगा। तो नॉट न्यूली इंट्रोड्यूस कितने थे? 4 थे, और टोटल कितने थे? 20 थे और 100, ठीक है। तो परसेंटेज कितना हो गया यहाँ पे बताओ? 20 हुआ कि नहीं? 20 हो गया, 20% हो गया। और अगर अपन इसको बर्थ के बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 0.2 है जो नए आए हैं, मतलब 20 में से 0.2 है जो नए आए हैं, 20 में से। इसी तरीके से यहाँ पे डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट में ये होता है कि अगर 40 लोटस के प्लांट है, 40 में से अगर 5 मर जाते हैं और फिर मरने के बाद उन 35 पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे डेथ रेट कैसे निकालेंगे? 5/40 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 25/2 मीन्स ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ ये डेथ रेट इसकी ये रही है। तो समझ में आ गया ना कि जितने नए इंट्रोड्यूस हुए हैं और उसको अपन डिवाइड करेंगे किससे? जो टोटल पहले से सर्वाइव्ड थे। क्या? नहीं, वो इंट्रोड्यूस अलग होंगे और जो पहले से एक्सटिंक्ट है वो यहाँ पे ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होगी, जो पहले से वहाँ पे है, मौजूद है, उसकी बात हो रही है। यहाँ ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ तो समझ लो फिर भी मर रहे हैं तो 5 मर गए, लेकिन वहाँ तो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऐड होने चाहिए, लेकिन नहीं होता है। एग्जिस्टेंट होती ना, टोटल एग्जिस्टेंट, ठीक है। अब होता है कि पॉपुलेशन जो बोल रही हूँ ना मैं, पॉपुलेशन की बर्थ रेट और डेथ रेट, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का एक पूरा क्राइटेरिया होगा, तो उस क्राइटेरिया को अपन बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट आता है ना, किसकी? बर्थ और डेथ की जगह, तो यहाँ पे जो सारी बातें होती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक जो पॉपुलेशन है उसका पूरा हैबिटेट, फेवरेबल हैबिटेट, उससे बाहर से इंट्रोड्यूस होना और उसमें से बाहर चले जाना, वो उस पूरी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट कर रहा है, ना कि केवल अकेली पॉपुलेशन को कर रहा है। तो यहाँ पे हर चीज़ जो टर्मिनोलॉजी होती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पे दी जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम पे। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ना इसलिए लिख रही हूँ मैं यहाँ पे
कि एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आने वाला है, उस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल भी बनता है और वो फॉर्मूला एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कई बार। इसलिए बस मैं कल वाले लेक्चर में पूछूंगी आपको कि पॉपुलेशन डेंसिटी n है तो n को क्या बोलते हैं, व्यस्त से सबसे पहले पूछूंगी, ठीक है। मेरे को जो जवाब देता है ना, मैं उसी से सबसे पहले पूछती हूँ ताकि मेरा मूड अच्छा रहे। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ तो एक चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकली बात करती हूँ मैं। पार्थेनियम घास जानते हो? पार्थेनियम वो होता है जब ये ना समझ लो एक तरह से घास होती है, जो अपनी दूब घास होती है ना, उसको बोलते हैं पार्थेनियम। लेकिन वो एक तरह से वीडी होती है, मतलब उसका कोई रोल नहीं होता है, वो केवल एग्रीकल्चर को ख़राब करने के लिए ही ज़बरदस्ती उग जाती है, उसको वीडीसाइड यूज़ करके हटाया जाता है, ठीक है, फंगीसाइड वीडीसाइड यूज़ करके। अब ये होता है कि किसी एक गार्डन में 200 पार्थेनियम घास है, 200 प्लांट्स है पार्थेनियम घास के, ठीक है। अब मैंने बता दिया अगर दूब घास है तो दूब घास आप जानते हो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, इतनी ही लंबी होती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर पार्थेनियम 200 स्पीशीज़ है, 200 प्लांट्स है उसके, 200 प्लांट्स होना मतलब ये पूरी तैयार कर लेना, पूरे फ्लोर पे दूब ही दूब है। और उसके किनारे पे एक बेनियन ट्री है, बेनियन ट्री होता है बरगद का ट्री, एक बड़ा सा लंबा चौड़ा ट्री है, ठीक है। अब उस ट्री इतना बड़ा है ना, आपको पता है ये बंद कुआं के साइड गए होंगे तो पीपल का पेड़ है एक बड़ा सा, इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे कितने ही तरीके के तो तोते होते हैं, कबूतर होते हैं, कितनी ही तरह की अलग अलग बर्ड्स होती है, सब होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जो उसका बड़ा सा एरिया है ना, जो लीव से ढका हुआ है, उसको कैनोपी बोलते हैं, CANOP, कैनोपी बोलते हैं उस एरिया को, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर अपन, क्योंकि मैंने ये बोला ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से नापा जाता है। अब जैसे अगर केवल पॉपुलेशन में अपन माने तो पॉपुलेशन को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी 3 पॉपुलेशन है, 3 लोग हो, ठीक है। और स्टाफ में अगर देखेंगे तो वहाँ 5 लोग बैठे होंगे तो उनकी 5 पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम बता पा रहे हैं ये काउंटेबल है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे काउंटेबल नहीं होती है तो क्या पता हम पॉपुलेशन नहीं बता सकते फिर, इसलिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो डेंसिटी से क्या होता है कि वहाँ पे एक तरह से कितना डेंस है पॉपुलेशन का, उसके बेसिस पे दिया जाता है। अब आप बताना देखें कि पार्थेनियम जो 200 प्लांट्स है और बरगद का जो एक प्लांट है, दोनों में से पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? बरगद की हुई। क्यों हुई? क्योंकि पार्थेनियम सर्वाइवल करने वाला एक छोटा सा दूब घास का है, लेकिन बरगद का ट्री वो है जो हर तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए एज ए होम का काम कर रहा है, और वो अनगिनत लोगों के लिए। अब ये भी नहीं है कि आज जो 10 स्पीशीज़ उसके ऊपर बैठी हुई है वो उसका ही घर हो गया, वो 10 ही बैठेंगी, उन्होंने पेटेंट करवा लिया, नाम रजिस्टर करवा लिया, नहीं, उस पर कल 20 नई इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो डेंसिटी उसकी बढ़ने ही वाली है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाती है। समझ में आया डेंसिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर अपन काउंटेबल के लिए जाए तो पॉपुलेशन बोल सकते हैं, लेकिन अगर काउंटेबल नहीं हो, अब ट्री के ऊपर तो देख नहीं सकते ना। अब ये तो मैंने केवल आपको तोता मैना कबूतर की बात की है, कितने ही छोटे छोटे चींटी होते हैं जिसको अपन बोलते हैं मकोड़े, वो जो छोटे छोटे होते हैं वो तो हज़ारों लाखों की संख्या में होती है, अनकाउंटेबल होती कि नहीं होती है, बस इसलिए उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब उसके बाद जो नया है कैरेक्टरिस्टिक्स वो आता है अपना सेक्स रेशियो। हाँ, सेकंड सेक्स रेशियो। सेक्स, हाँ, ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का सेकंड टॉपिक है ये।
सेक्स रेशियो, जैसे तुम फीमेलों में मैं फीमेल हूँ और यश मेल है, क्योंकि ये हम 4 लोगों में हैं इसलिए बता सकते हैं हम। लेकिन हम 200 लोगों की बात करें तो हमें वहाँ पे रेशियो देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे 50 मेल है और 50 मेल है और 150 फीमेल है, तो वहाँ पे हमेशा रेशियो देखना पड़ेगा कि कितने पे कितना है। 1/3 हो गया, 1/3 हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे सेक्स रेशियो। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम वापस में अगेन हम रिपीटिंग कि यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है। तो ठीक है, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो नंबर्स का है, रेशियो का है, नंबर्स का है, लेकिन ये एट्रीब्यूट तो पॉपुलेशन डेंसिटी का है ना, इसलिए यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात की जाती है। अब पता क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है। क्वेश्चन फ्रेमिंग ये होती है कि आपको दे दिया जाएगा कि पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ है जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकता है, फर्स्ट करेक्ट। फिर दूसरा पॉपुलेशन है, पहला क्वेश्चन तो ये है। फिर 4 ऑप्शंस में बता रही हूँ, जो इंटरब्रीड कर सकता है स्पीशीज़ में, दैट इज़ राइट। जो बर्थ एंड डेथ जिसका एट्रीब्यूट है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट जिसका एट्रीब्यूट है, एंड सेक्स एंड डेथ उसका एट्रीब्यूट है। नहीं, अपन को चारों पता होना चाहिए कि बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो एंड लास्ट वन इज एज पिरामिड, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये होता है इकोलॉजी। अब ये रटने वाली चीज़ हो गई ना एक तरीके से, लेकिन पहले समझ के रटे तो ज़्यादा इजी लगता है, वरना लास्ट ऑप्शन तो बचता ही है अपने पास रटने वाला। तो समझने से चीज़ें समझ में आती है ना बेटा। इकोलॉजी हर किसी के पढ़ाने की बस की बात नहीं है और हर किसी के समझने की भी बस की बात नहीं है। आई एम हैप्पी कि तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, और तुम लोगों की गर्दन हिलाने से नहीं, मैं जब रिस्पॉन्स करते हो ना तुम लोग क्वेश्चन करते हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ तुम लोगों के पल्ले पड़ रहा है, ठीक है ना। वरना मैं भी इतने इंटरेस्ट से नहीं समझ रही। मैं इकोलॉजी के फर्स्ट दिन में ही समझ जाती कि तुम लोगों पे मुझे कितना काम करना है। अगर मुझे लगता कि नहीं, तो मैं तुम लोगों के लिए इतने खुद के सेल्फ मेड नहीं लेके आती। मेरे को बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में। चलो, सेक्स रेशियो बस एक याद होना चाहिए कि ये किसका एट्रीब्यूट है। सेक्स रेशियो लिया जाता है पॉपुलेशन को कैरेक्टराइज करने के लिए। इसका कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं। तीसरा ही है एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है? एज पिरामिड जो होता है ना, वो भी अपना पॉपुलेशन का ही एक एट्रीब्यूट होता है। इसमें ये होता है कि इसमें 3 तरह के ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। ये भी पता है, बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि आपको मैं जहाँ बोल रही हूँ ना, ग्राफ के फॉर्म में इकोलॉजी में जो भी डायग्राम है ना, वो सारे याद रख के जाना आप तो, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और हमने वाई एक्सिस पे अगर जैसे डिग्री, जैसे पता है कल मैंने जो बताया था आपको, ग्राफ बताया था एक मैंने, जिसमें मैंने एग्जैक्टली तो मैंने वहाँ पे वाई एक्सिस पे जो ली थी वैल्यू, वो मैंने डिग्री सेल्सियस पे ली थी। और पता है वहाँ पे एग्जाम में क्या होता है, 2 ऑप्शंस में तो ना डिग्री सेल्सियस वाले होते हैं, और 2 में जो सही आते हैं ना, वो केल्विन वाला कर देता है वो। तो हमें थोड़ी पता होगा, हमें तो ये पता होता है कि अंदर वाला मामला क्या है, लेकिन इधर और इधर क्या था हमें क्या पता। ये होता है कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना। अगर वो देखो डिग्री सेल्सियस वाला एक तो सही करेगा वो, लेकिन जो सही है ना वैसा का वैसा वो तीसरा ऑप्शन दे देगा, लेकिन बस इतना सा डिफरेंट करेगा, वो केल्विन छाप देगा उसकी जगह। और जो नॉर्मल बच्चा है, जो नहीं देख रहा है, जिसकी नज़र अगर पहले पे पड़ गई तो ठीक है, लेकिन वो क्रॉस चेक करने के लिए चौथे से स्टार्ट कर दिया तो वो तीसरे नंबर का टिक कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर वाला, AABB वाला,
कंफ्यूजिंग था ना, बहुत सिंपल था बट कंफ्यूजिंग था। चलो, तो एज पिरामिड को यहाँ पे बताने के लिए 3 तरह की वो दिया गया है, 3 तरह से दे करते हैं पर इसको रिप्रेजेंट। पहला होता है, मैं ये मिटा देती हूँ, पहला जो होता है वो होता है एक्सपेंडिंग वे, सेकंड वन इज स्टेबल वे, ये 3 तरीके हैं इसके, और तीसरा है डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड मतलब ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी है, डिक्लाइन मतलब रिड्यूस होता जा रहा है। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो होती है, जो बॉटम लेयर होती है ना, बॉटम, इसमें लिया जाता है हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, फिर उसके ऊपर ली जाती है रिप्रोडक्टिव, और उसके ऊपर ली जाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब मैंने बोल दिया और मान लिया, ऐसी नहीं होती है, उसका कारण है, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमेशा जो बीच वाला रिप्रोडक्टिव होता है ना, अब आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर नीचे तीन ही क्राइटेरिया में अगर ये आएगा, 3 ही लाइन में अगर हमें ड्रॉ करना है एज पिरामिड को, तो बीच वाला हमेशा रिप्रोडक्टिव होगा। रिप्रोडक्टिव पहचान लेना, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हमने पहचान लिया। अब एक बात बताना, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? 18 से 25 मान लूँ, 18 से 35 मान लूँ। 18 से ही स्टार्ट होता है ना शादी करना, एंड बच्चे होते हैं 18 से, ऐसे थोड़ी 11-12 साल में हो जाते, नहीं ना। एक नॉर्मल जो अपनी जुडिशरी ने जो दिया है वो 18 एज दी है, अब तो वो भी बढ़ा के 21 कर दी उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज अपन 18 मान लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस के लिए वो 18 से 35 मानते हैं, फिर आफ्टर 40 मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन मैंने 35 मान लिया यहाँ पे। तो जो प्री होगा वो इससे कम का होगा, और पोस्ट होगा वो उससे ज़्यादा का होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, बस बताने की ज़रूरत है। 0 से 17 और ये ग्रेटर देन 35, ठीक है। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है उसमें उसकी एज के बंदे ज़्यादा टिकेंगे कि प्री वाले ज़्यादा टिकेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट वाले मतलब 35 से ऊपर ज़्यादा, 35 से ऊपर 40 वाला भी जी सकता है, 80 वाला थोड़ी जिएगा ज़्यादा, 100 वाला थोड़ी जिएगा ज़्यादा। तो रिड्यूस तो हो रही है ना, जनरेशन ख़त्म तो हो ही रही है ना। इसलिए यहाँ पे सिर्फ पहला जानना ये होता है कि हम रिप्रोडक्टिव की पहचान कर लें, ठीक है। एक्सपेंडिंग का हम एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन से देते हैं। एक्चुअली तीनों का ही यहाँ पे ह्यूमन से लिया गया है, लेकिन एक्सपेंडिंग के लिए बेसिकली ह्यूमन कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे डेथ रेट से ज़्यादा पॉपुलेशन रेट, मतलब जो नए बर्थ रेट है ये ज़्यादा है, हम जानते हैं। चलो, अब स्टेबल में क्या होता है? नहीं, सभी तो नहीं होंगे, सभी होंगे तो फिर कोई मरेगा ही नहीं, तो फिर बैलेंस कैसे होगा? तो यहाँ पे जो होता है प्री और रिप्रोडक्टिव, ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन पोस्ट वाला जो होता है वो डिक्लाइनिंग होता है। तो बीच वाला रिप्रोडक्टिव है, बीच वाले को पहचानना होता है हमें, और ये प्री है और ये पोस्ट है। अभी बताऊंगी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इन पे। अब डिक्लाइनिंग में कैसे बनाऊं? हाँ, डिक्लाइनिंग उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड प्री,
अब बताओ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये तो आपको 12th में भी नहीं पूछेंगे ड्रॉ करके दिखाओ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये तीनों डायग्राम बना के दे दिया और एक इनके साथ चौथा ऑप्शन उल जुलूल कोई ऑप्शन बना के दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेमिंग कर दी, पोस्ट ऊपर, रिप्रो इधर, इधर ये उल्टा सीधा लिख दिया इनको। फिर आपको ये पूछा गया कि अगर मैं इसको, इस पिरामिड को डिक्लाइनिंग के पर्सपेक्टिव में पूछूं, हाँ, तो डिक्लाइनिंग के पर्सपेक्टिव में अगर पूछना चाहूँ तो यहाँ पे जो पोस्ट वाला है, पोस्ट वाला नहीं बोलेगा, वो ब्लैंक छोड़ देगा यहाँ पे देखो बताऊँ क्या करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके, ये बना दिया उसने, ये बना दिया और ये बोलना चाहेगा कि अगर ये कैटेगरी अगर डिक्लाइनिंग को शो करती है तो इसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाया है मैंने, ब्रॉड यही है, फिर उससे छोटा, फिर उससे, तो ब्रॉड में हमें कौन सी वाली कैटेगरी को लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिंग में ब्रॉड वाला प्री हो रहा है लेकिन डिक्लाइनिंग में पोस्ट है। ये पूछा जाता है वहाँ पे कि ब्रॉड वाला और नैरो वाला कौन है। क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है रादर देन इन्फेंट, इसीलिए डिक्लाइनिंग है। आपको हमेशा याद रखना, स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिंग मतलब छोटे से शुरुआत करनी है बड़े की तरफ। स्टेबल मतलब बड़े को छोटा दिखाना, बड़े को कम दिखाना है और दोनों को स्टेबल दिखाना है। लेकिन अगर डिक्लाइन की बात करनी है तो डिक्लाइन मतलब हायर से लो जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। चार मिनट और पढ़ लेते हैं, 5 बज जाएंगे रिवीजन कर लेते हैं। अब बेटा मैंने जानबूझ के लिए तुम लोगों की ये क्लास, क्योंकि मेरी क्या तबीयत ठीक नहीं रह रही है इन दिनों में, तो ना मेरे को लगता है कि तुम लोगों को दूँ क्लास या फिर 11th को दूँ। तो फिर मुझे लगा कि तुम लोगों के साथ सही बैठ रहा है मेरा, क्योंकि 11th क्लास में तो महा डफर लड़के हैं दोनों, कुछ नहीं आता, कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, बस गर्दन हिलाते रहेंगे, पूछते ही तो चुप हो जाएंगे। और मेरे को कैसे बच्चे चाहिए, मेरे को चाहिए रिस्पॉन्स करने वाले, चाहे गलत रिस्पॉन्स करे तो मैं हूँ यहाँ पे सही करने के लिए, और सही करे तो वेल एंड गुड है, मैम खुश है आपसे, मैं तुम तीनों से खुश हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरे को सर ने ऑप्शन दिया कि आप बताओ कौन सा पढ़ना चाहते हो, कौन से में पढ़ाना चाहते हो। मैंने कहा मेरा 12th के साथ रेगुलर कर लो, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एटलीस्ट तुम लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो रहा होगा। चलो थैंक यू सो मच। अब ये पढ़ के आना, इसके बाद में मुझे लगता है कल में हम पूरा ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले आज आप एक काम करना, 1 घंटा बैठ के स्टार्टिंग जहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे इसने एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है, भूमिका दे रखी है कि हमें क्यों पढ़ना है, इकोलॉजी, ये सब चीज़ें, वो शुरू से पढ़ के यहाँ तक पढ़ के आना। और जैसे आज ये लेके आई थी ना डाउट्स, वैसे अगर किसी और को भी डाउट आए तो बहुत अच्छी बात है, अपन थोड़ा सा नई चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। जैसे इसने नीके बोला, तो नीके अगर मेरी बुक में होता तो मेरे से नहीं छूटता, बिल्कुल नहीं छूटता ना, लेकिन ये मेरी 2 साल पुरानी बुक है, 2-3 साल जब मैं रेजोनेंस में पढ़ाती थी तब की है ये, तो मेरी ये पुरानी हो गई है तब के। उसके बाद तो सिलेबस भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, लेकिन नीके मेरे टाइम पे बहुत आता था, नीके दैट इज़ द प्रोफेशनल परमानेंट एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज़। ये होता है कि वो उसका हैबिटेट जिसमें सिर्फ वही रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता है फेवरेबल कंडीशंस में। ओके, चलो थैंक यू सो मच।